किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। उसे भी मालूम है कि लाजवाब हैं हम, लेकिन खुद को सही साबित करने की फिक्र सबको है। लेकिन हमको ये फिक्र नहीं है और हमको खुद को सही और सच साबित करना भी नहीं है, क्योंकि आप हर मंगलवार और गुरुवार को सच के साथ जुड़ते हैं, सच को सही साबित करते हैं और बता रहे हैं कि ये सच आपने आत्मसात कर लिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट शो, जिसका नाम है सच के साथ। मंगलवार और गुरुवार को एक्सक्लूसिवली मेरी और आपकी मुलाकात होती है जब घड़ी में बजते हैं शाम के 6। तो फिर आज करेंगे हम बात फिर से आपकी खुशहाली की, आपकी आमदनी की, आपकी प्रॉस्पेरिटी की, आपकी जेब की और देश की सेहत की, क्योंकि सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, बजट में इसका जिक्र हुआ और हमने भी उस दिन बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई की, लेकिन हमें लगता है कि डिटेल में ये योजना आप तक आनी चाहिए, क्योंकि इसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि किसान की किस्मत बदलने वाली है, जेब में पैसे ही पैसे आने वाले हैं और खुशहाली की राह पे हम और आप, पूरा देश इसी योजना के तहत चलेगा। अब ये होगा कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है, कौन सी रणनीति है, कैसे इसका एग्जीक्यूशन होगा, कैसे ये आप तक पहुंचेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि पर्यावरण को संतुलन करने के साथ ही कुशल प्रबंधन भी आपको सिखाया जाएगा, कई सारी सब्सिडी आपको मिलेगी। तो ये सारी बातें हम आपको विस्तार से समझाएंगे, सारे इफ एंड बट्स के साथ। सारे सवाल इस योजना को लेके जितने भी मन में हैं आज, हर किसी का उत्तर आपके सामने होगा। अब करना क्या है? करना यह है कि एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उस रिपोर्ट को देखिए, कुछ बातें आप उससे समझेंगे और रिपोर्ट के बाद जब हम लौटेंगे तो मेरे साथ देश के, जी हां, खास पैनलिस्ट इस शो में जुड़ते हैं, आप जानते ही हैं, तो उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं सच के साथ शो की रवायत। एक रिपोर्ट के साथ शुरुआत करते हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने के लिए बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया गया। ये किसानों को जलवायु के अनुकूल टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित है। ये योजना इन किसानों को कुशल संसाधन प्रबंधन तकनीकों के माध्यम से अपने इनपुट को अनुकूलित करने और बर्बादी को कम करने में सहायता करेंगी। इस योजना के तहत कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नीति तैयार की जाएगी। फिलहाल देश के जिन 100 जिलों में कृषि उत्पादन कम है, देश के उन 100 जिलों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। इससे तकरीबन 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए घोषित एक नई पहल है। इस पहल का उद्देश्य खेती के तरीकों को आधुनिक बनाना और कृषि को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ग्रामीण आजीविका को समर्थन देने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों को शामिल करके टिकाऊ और जलवायु लचीली कृषि को बढ़ावा देगी। इस योजना का लक्ष्य कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण उपलब्धता वाले 100 जिलों को चिन्हित करना है। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत किसानों को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि उत्पादन बढ़ सके। इसके साथ ही किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए मुफ्त उर्वरक दिए जाएंगे। छोटे और सीमांत किसानों को कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, पंप और दूसरी चीजों को लेकर सब्सिडी भी दी जाएगी। खेती के बारे में तकनीक और कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करने के बारे में ट्रेनिंग भी दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा किसानों को वित्तीय सहायता भी देने की बात कही जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की इस योजना का लाभ खास तौर पर देश के छोटे सीमांत किसानों को मिलेगा। ऐसे किसान जो खेती करते हैं और अपनी आय बढ़ाने में सरकार की मदद चाहते हैं, उन्हें इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा।
इतना ही नहीं, योजना के तहत महिला किसानों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में पीएम धन धान्य योजना को नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने का प्रयास होगा कि इस योजना से किसानों को कितने बड़े स्तर पर फायदा पहुंचने वाला है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि इस योजना से धन की कितनी बरसात होगी और कैसे खुशहाली के रास्ते पे हमारे किसान चलेंगे, क्योंकि आपकी खुशहाली देश की खुशहाली को तय करती है। और ये बताएगा कौन? मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपको करा दूं। मेरे साथ डॉक्टर दिनेश कुमार जुड़ रहे हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट IARI पूसा से। डॉक्टर दिनेश, स्वागत है आपका। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर खेमचंद, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिसर्च। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अविनाश चंद्रा, पत्रकार हैं, अक्सर अपनी बेबाक राय मेरे शो में रखते रहे। बहुत बहुत स्वागत है अविनाश आपका एक बार फिर से मेरे शो में। ललित कुमार त्यागी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर है FPO के। ललित जी, कई बातें सीधी सपाट बताते हैं और आज भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ बातें सीधी सपाट आप तक पहुंचेंगी। चलिए चर्चा की शुरुआत डॉक्टर दिनेश आप ही से करते हैं। सर, सरकार की इस बड़ी कोशिश को आप कैसे आंकते हैं? आपका एनालिसिस इस योजना को लेकर क्या है? जी बिल्कुल, देखिए हमारे देश की एक बहुत बड़ी किसानों की आबादी है जो छोटे मझले या सीमांत किसान हैं जी। और अब ज़रूरत आ गया इस बड़ी आबादी का जो है आमदनी बढ़ाने का, उनका जीवन स्तर ऊपर करने का। तो ये बहुत अच्छी पहल है और इसके तहत जो हमारे छोटे और मझले किसान हैं उनकी आय में वृद्धि होगी, उनको उर्वरक वगैरह निःशुल्क दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि तकनीकी का अभाव है, उनको तकनीकी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा उनको बीज खरीदने में मदद मिलेगी, उनकी समय समय पर ट्रेनिंग की जाएगी। कुल मिला के हर तरह का ज्ञान किसानों को दिया जाएगा, उनको उपकरण दिए जाएंगे, कुछ मशीनें भी उनके लिए दी जाएंगी इस योजना के अंतर्गत, जैसे स्प्रे करने के लिए मशीन की ज़रूरत है, जुताई के लिए, बुआई के लिए। तो बहुत सारे संसाधन किसानों के लिए इसमें उपलब्ध कराए जाएंगे और ज़्यादातर पे इन पे छूट दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी और कुछ उनको निःशुल्क मिलेंगे। लेकिन एक आम किसान इससे कैसे फायदा ले पाएगा, उसको पता कैसे चलेगा? बजट हालांकि अभी आया है, तो क्या कुछ डिटेल, कोई माइन्यूट डिटेल पता चल पाई है कि लाभान्वित होने के लिए असल में करना क्या है? इसका प्रोसेस, इसका मैकेनिज्म क्या होगा डॉक्टर दिनेश? जी बिल्कुल, आजकल किसान भी जो है मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी ज्ञान उनके पास अपने आप तक पहुंच जाता है और सरकार भी कोशिश कर रही है कि इस तरह के ज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए या ब्लॉक के जरिए या आपकी पंचायत समिति होती है उसके जरिए किसानों तक पहुंचाया जाए। और निश्चित तौर पे किसान को खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आज आपको पता लग जाता है कि इस तरह की सरकार की योजना आई है तो आपको खुद उसका जाके ज्ञान लेना चाहिए और ख़ास करके ब्लॉक स्तर पर या पंचायत समिति स्तर पर इसकी जानकारी आपको मिल सकती है, जिले के स्तर पर मिल सकती है। बहुत सारे साधन हैं जिन पर आप इस योजना के बारे में जानकारी लेकर लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर खेम भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर खेमचंद, असल में जैसा कि डॉक्टर दिनेश ने भी कहा कि छोटे और जो सीमांत किसान हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश में बढ़ता हुआ कदम है और अक्सर हम देखते हैं कि छोटे और सीमांत किसान पीछे छूट जाते हैं किसी भी योजना के एग्जीक्यूशन में। यहां वो फुलफिल हो पाएगा, कितनी उम्मीद आपको दिखाई देती है? देखिए, ये जो स्कीम है पीएम धन धान्य योजना, हाँ, एक दूसरे जो सरकार के प्रोग्राम्स हैं उनसे थोड़ा हटकर है। अच्छा, इसमें एक फोकस किया गया है हमारे 100 जिले जो हैं पूरे देश में। वैसे तो जिले हमारे लगभग 788 के आसपास जिले हैं। अब पूरे देश में एक जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट में भी एक वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कुछ हमारे ज़िले ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, जैसे पंजाब हरियाणा की बात करें, वेस्टर्न यूपी की बात करें तो यहाँ थोड़ा एग्रीकल्चर में ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी। लेकिन बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ उत्पादकता कम है और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, किसानों की आय कम है। तो पहले आज से 2018 की बात है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोग्राम चलाया गया 112 जिलों में और उन जिलों के अंदर फोकस किया गया कि इनको हर तरह की सुविधा दी जाएगी किसानों को और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिससे कि वहाँ प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई जाए। तो क्योंकि यहाँ पर ये स्कीम जब लागू बजट में अनाउंस किया गया, फोकस किया गया कि हम 100 जिलों को फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली इसमें जो हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं, क्योंकि फोकस किया गया तो जो हमारी जो भी योजनाएं हैं उनको एक स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा इसके अंदर। और उसमें ये भी बात की गई है जो हमारी सिंचाई सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने की बात की गई है कि जो माइक्रो इरिगेशन है, सोलर पावर की जो स्कीम्स हैं उनको लागू करने की बात की गई है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कृषि विविधीकरण की बात की गई है। फिर आपका उसके अंदर मार्केट की बात की गई है। हम FPO के थ्रू जो है
एक बेटर मार्केट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग की इसके अंदर बात की गई है। जब ये सारी योजनाएं धरातल पर आएंगी तो निश्चित रूप से जो छोटे और सीमांत किसानों फोकस रहेगा 100 जिलों के ऊपर, तो उनकी आय बढ़ाने में हमें वो सहायता 100 जिले मिलेगी। कौन से होंगे? इतने सारे जिलों में वो 100 जिले कैसे चयनित किए जाएंगे? ये 100 जिले के अंदर एक आपका क्राइटेरिया होता है। जैसे पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम था जिसमें मैंने बताया, हाँ। तो उसमें कई मल्टीपल क्राइटेरिया होते हैं, सरकार के एक डेवलपमेंट के क्राइटेरिया होते हैं। वो क्राइटेरिया लगा कर, इंडिकेटर लगा के उसमें देखा जाता है कि कौन से स्टेट में कौन से जो ज़िले हैं वो पिछड़े हुए हैं, उसके अंदर प्रति व्यक्ति आय कम है, या कृषि के अंदर जो सिंचित क्षेत्र कम है, या उनका कृषि से आय कम हो रही है। तो पहले भी सरकार इस तरह का प्रोग्राम चला चुकी है, तो सरकार को इसमें एक्सपीरियंस है। तो उसी अनुभव के आधार पर सरकार जो फिर एक बार फोकस करना चाह रही है कि जो तो इसमें क्लैशेस तो नहीं हो जाएंगे? दूसरे जिले बोलेंगे भाई हमको शामिल क्यों नहीं किया, हम तो और भी पिछड़े हुए थे। देखो, जो भी मैंने बताया योजनाएं एक सामान्य रूप से सब जिलों के लिए लागू होती हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कुछ जिले हमारे एडवांस है काफ़ी, कुछ जिले पिछड़े हुए हैं। तो जो पिछड़े हुए जिले हैं उनको एडवांस जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके एट पार लाने के लिए, उनके समान लाने के लिए सरकार का स्पेशल फोकस दिया जाता है, जिससे कि उनका भी जो कृषि में सुधार होने हैं, मार्केटिंग की फैसिलिटी है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, वो सरकार कर सके उसके अंदर जो है। ठीक है अविनाश, इसमें दो चीजें, जब इस पूरी चीज को मैं पढ़ रहा था, दो चीज सामने निकल के आई। एक तो जलवायु के अनुकूल और दूसरी चीज टिकाऊ कृषि पद्धति। ये दोनों चीजों का समावेश इस योजना में कैसे होगा? क्योंकि इन दोनों चीजों को लेके, इन दोनों चीजों पे आधारित कई ऐसी योजनाएं जो पहले से चल रही हैं, वो क्या काम नहीं कर पाई और ये काम कर जाएगी, या वहां का फेलियर यहाँ पे सक्सेस के तौर पे कन्वर्ट होगा? इन दोनों चीजों को मुझे समझाइए इस योजना के तहत अविनाश। जी बिल्कुल। जैसे उदाहरण लेते हैं महाराष्ट्र का विदर्भ वाला एरिया, हाँ। या बुंदेलखंड वाला एरिया, तो हम सभी को पता है कि इन एरिया में जो मौसम की जो प्रतिकूलता है वो अन्य राज्यों से या अन्य क्षेत्रों से, उसी राज्य के अन्य क्षेत्रों से थोड़ी ज़्यादा है, और वहाँ पे परेशानी ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम विदर्भ की बात कर ले तो वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे सिंचाई की बड़ी परेशानी है, पानी की बहुत कमी है। तो ऐसे कुछ क्राइटेरियाज होंगे जिनके आधार पे देश के उन जिलों को आइडेंटिफाई किया जाएगा दो तरीके से। सिर्फ यही नहीं कि मौसम प्रतिकूल है, सिर्फ उन्हीं एरियाज़ को इसमें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसका क्राइटेरिया ये हो सकता है, हालांकि अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन इसका ये है कि आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन कौन से एरियाज़ में, एक, या तो उत्पादन कम हो रहा है, दो, जिसमें उत्पादन हो रहा है लेकिन वो फिर आगे तक नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ पे वो फसल खराब हो जा रही है, पोस्ट प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट जैसे कहते हैं कि अगर जो उत्पाद है वहाँ पे उनको संचित करने के लिए जगह नहीं है, आगे तक वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, मतलब कि वहाँ पे उत्पादन तो हो रहा है लेकिन वहाँ से वो फाइनल आउटपुट में नहीं जा पा रहा है। या तीसरा कि जहाँ पे किसान है, किसान को पूरी आमदनी नहीं हो पा रही है, वो बेच नहीं पा रहे हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं, या उन तक जो उर्वरक है या टेक्नोलॉजी है, ऐसी सारी चीज़ें उन तक नहीं पहुँच पा रही। तो कई सारी क्राइटेरियाज हैं और उसमें एक ये भी है, दो क्राइटेरिया पे पहले बात करते हैं अविनाश, उत्पादन कम होना और मौसम की प्रतिकूलता। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में दोनों चीजें हैं और किसी में एक ही है तो कौन जाएगा उसमें? वही बात में आने वाला था कि उत्पादकता दो तरीके से कम हो रही। एक तो वहाँ पे है ना, मौसम हम सभी को पता है कि वहाँ पे वो प्रतिकूल है या सिंचाई की वैसी व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ कम हो ही रहे हैं और वो आइडेंटिफाइड है, उन पे तो सीधे काम करने की जरूरत है। एक ऐसे जिले हैं जहाँ पे मान लीजिए कि उत्पादन हो भी रहा है, भरपूर हो रहा है, लेकिन फिर वहाँ से पोस्ट हार्वेस्ट वो चीज़ें, जैसे हम कहते हैं ना कि फ्रॉम फार्म टू फोक, तो वो सिस्टम तक नहीं आ पा रहा है, वहाँ पे खराब ज़्यादा हो जा रहा है उत्पादन। ऐसे जिलों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है और फिर उसमें देखा जाएगा कि ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसे कौन कौन से समाधान के तरीके हैं जिनको वहाँ पे लागू करने से जो वहाँ का किसान है उसकी भी आय बढ़ाई जा सकती है और वहाँ से उनका फ़ायदा कराया जा सकता है। तो इसमें कई सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं। अभी तो एक ये हो गया जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं, सबको पता है कि इन एरियाज में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है या सड़कें नहीं है या वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज नहीं है, इस तरीके की चीज़ें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते पे है लेकिन वहाँ पे कोई हब नहीं है, कोई स्टेशन नहीं है। जैसे मान लीजिए कि लगातार शुरू से ही इस सरकार का ध्यान जो रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन पे रहा है कि अगर कहीं पे उत्पादन हो रहा है तो उसके वास्तविक जो खरीदार है या मंडी है वहाँ तक पहुँच जाए, और इसके लिए चाहे वो
फ्रेट कॉरिडोर बनाना हो, सड़कें बनानी हो, हाईवेज बनाने हो, और गाँव को उससे जोड़ने का है कि ताकि उनके जो उत्पादन है, क्योंकि हमारा देश उत्पादन के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन अगर हम देखें तो वो हमारे यहाँ व्यर्थ भी बहुत जाता है। हमारे यहाँ जो उत्पादों के ख़राब होने और उनको सही जगह तक पहुँच ना पाने, उत्पादक उपभोक्ता तक पहुँच ना पाने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इन सारे ऐसे जिलों को भी आइडेंटिफाई करके कि वहाँ पे उत्पादन तो हो रहा है लेकिन वहाँ से माल जो जरूरत वाली जगह है वहाँ तक छोटा सा जवाब दीजिएगा। 100 जिले अब सेलेक्ट कर लिए, अगले 100 जिलों के चयन होने तक इन्हीं को किया जाएगा डेवलप, या ये 100 जिले समय समय पे चेंज होते रहेंगे? नहीं, अभी तक जो जानकारी है जो बजट के माध्यम से पता है वो उसमें ये है कि 100 जिलों को देश भर में आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हीं पे फोकस करके और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और अब ये बजट तक, चरणबद्ध तरीके से करने का ऐसा प्लान है, लेकिन मुझे लगता है कि ये योजना जो है अगले कई सालों तक चलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले ही आप सीजन में आप सब कुछ ठीक कर लेंगे। अभी ऐसे जिलों मैं शायद अपना सवाल नहीं समझा पाया आपको। मैं जानना चाहता हूँ 100 जिलों को विकसित करने का जो टाइम फ्रेम होगा वो कब तक होगा? 5 साल, 10 साल, 6 साल, 1 साल, 2 साल? क्योंकि अगले 100 भी आएंगे ना, ऐसा तो नहीं कि पूरे देश में सिर्फ 100 ही जिले हैं जो इस क्राइटेरिया में फिट होते होंगे, बहुत सारे फिट होते होंगे। तो फिर उसके बाद वो उनका नंबर कब आएगा? मतलब सीधा सा सवाल ये है। देखिए, अभी जो योजना है उसमें ये नहीं बताया गया है कि आगे भी 100 जिलों को ऐड करेंगे। इसमें ये है कि अभी 100 जो सबसे पिछड़े जिले हैं उत्पादकता के मामले में, उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके विकास के लिए काम किया जाएगा। तो आगे और जिलों को इसमें कोई और योजना आएगी या इसका एक्सटेंशन आएगा, अन्य जिलों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की जाएगी, ये सरकार को पता होगा। ठीक है जी। लेकिन ललित जी भी हमारे साथ हैं। ठीक है अविनाश। ललित जी, तो ये तो हमने क्राइटेरिया की बात कर ली और समझ लिया थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म की क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, लेकिन कुशल संसाधन का प्रबंधन आपको क्या लगता है कितना जरूरी है? क्योंकि इस कुशल संसाधन के प्रबंधन की बात इस योजना में भी कही गई है, और एफपीओ को तो माशाल्लाह आप इतना अच्छे से चला रहे हैं तो आपको पता भी होगा कि कुशल प्रबंधन कितना जरूरी है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे प्रबंधन की जहाँ तक बात है और किसान के मामले में अगर देखा जाता है तो प्रबंधन की एक बहुत बड़ी कमी होती है। जैसे हमारे साथी भी कह रहे हैं अविनाश जी कि किसान पैदा तो कर लेता है, उत्पादन में हम नंबर 2 पर हैं, लेकिन उसका प्रोसेसिंग, उसकी पैकेजिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, इसकी वजह से हमारा बहुत सारा सामान ख़राब हो जाता है। तो इस योजना के माध्यम से जैसे हमारे एफपीओ कर रहे हैं, आज की तारीख में जो वैल्यू एडिशन है और सप्लाई चेन, ये किसान के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और इस योजना में ध्यान रखा गया है कि जो भी किसान पैदा करता है कच्चा माल, उसकी प्रोसेसिंग करे, उसकी सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग और मार्केटिंग तक, क्योंकि किसान भी एक बहुत बड़ा बाजार है और गांव में बहुत बड़ा बाजार है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें गांव में बिकने के लिए आती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की। तो जैसे मस्टर्ड ऑयल है या दालें हैं या बेसन है या आटा है, तो हमारा इसमें उद्देश्य ये है कि किसान के यहाँ वो पैदा हो रहा है तो उसका प्रोसेसिंग भी हो। और धन्यवाद है सरकार को कि इस योजना में ये रखा गया है कि किसान प्रोसेसिंग में आए, पैकेजिंग में आए और उसको मार्केट तक ले जाए, क्योंकि बहुत सारा पैसा हमारा वैल्यू एडिशन में मिलता है, सप्लाई चेन में मिलता है। और जहाँ तक बात पर्यावरण की आती है कि आज की तारीख में देखते हैं कि पर्यावरण का हमारी कृषि पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जो रासायनिक उर्वरकों का अनियमित प्रयोग, अंधाधुंध प्रयोग और जो कीटनाशक हैं उनका अंधाधुंध प्रयोग, तो इस योजना के माध्यम से किसानों को समझाया जाएगा कि जितना उनको ज़रूरत है रासायनिक खाद की उतना ही प्रयोग करें। उसमें रिकमेंडेशन है कृषि विज्ञान केंद्रों की, ICR की, IRI पूषा की। तो उससे क्या होगा, किसान खर्चों में कमी आएगी और जो हमारे उत्पाद आ रहे हैं उनकी क्वालिटी सुधरेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी नाइट्रोजन खादें हम लगाते हैं खेतों में, वो क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत घातक है, उनका उपयोग कम होगा। एक बहुत बड़ी बात सरकार करने जा रही है कि जो पराली प्रबंधन के माध्यम से उससे हम कंपोस्ट बना रहे हैं और वो हमारे खेतों में प्रयोग होगी, उससे हमें बायोगैस भी मिलेगी, मीथेन भी मिलेगी और हमें कंपोस्ट भी मिलेगा। क्योंकि रासायनिक खादों के लगातार प्रयोग करने से हमारी मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है, जिससे हमारी उत्पादकता में कमी आ रही है और किसान को आर्थिक हानि हो रही है। तो ये योजना के माध्यम से किसानों को तकनीकी जानकारी मिलेगी, कुशल प्रबंधन उनको मिलेगा और पर्यावरण का हमारी खेती पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी बात बताई जाएगी। क्योंकि पर्यावरण जब खराब होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसान को होता है, क्योंकि उसकी फसल खुले में पड़ी रहती है, ओलावृष्टि से या समय पर बारिश ना होने से। जैसे अब देख रहे हैं आप
कि जनवरी के माह में इतनी गर्मी पड़ रही है, तो गेहूं की जो उत्पादन है, फरवरी हो गया सर अब हाँ फरवरी आ गई, जनवरी में खूब गर्मी पड़ी इस बार, अब ठीक है। फरवरी में भी गर्मी काफ़ी पड़ रही है, तो जो गेहूं की उत्पादकता में कमी आएगी। अच्छा। तो पर्यावरण प्रबंधन इसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जो कि सरकार ने इस पर ध्यान दिया है, जो सभी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो एक नई उम्मीद यहां से दिखाई दे रही है, लेकिन इस उम्मीद के कई और आयाम है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, चर्चा को ब्रेक के उस पार यहीं से आगे बढ़ाएंगे, रहेगा हमारे साथ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कहियल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। तो सच के साथ आप देख रहे हैं, और सच के साथ में हम बात कर रहे हैं पीएम धन धान्य कृषि योजना की, जिसकी थोड़ी थोड़ी बातें हमने की हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने। डॉक्टर दिनेश, असल में 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा पहुंचाने की बात कही जा रही है। सर, ये सीधा फायदा कैसे पहुंचेगा? क्योंकि पहले भी कई योजनाएं चली हैं जिसमें कहा गया कि सीधा फायदा पहुंचेगा, बहुतों में पहुंचा, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ दिक्कतें भी आई। ये उनसे कैसे अलग होने जा रही है? देखिए, ज्ञान किसी भी चीज़ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, नॉलेज, और इसमें किसानों को नॉलेज भी दी जाएगी, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उनको बताया जाएगा कि फसल विविधीकरण क्या होता है, फसल विविधीकरण करने के क्या लाभ हैं। क्योंकि आज की तारीख में अगर देखा जाए, जो हमारे जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, इसमें सबसे बढ़िया तकनीकी आज की तारीख में फसल विविधीकरण है। अच्छा। फसल विविधीकरण करके हम अपनी मिट्टी को संरक्षित रख सकते हैं, पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं, और जैसे त्यागी जी कह रहे थे, खाद और उर्वरकों की मात्रा भी कम कर सकते हैं अगर हम फसलों का विविधीकरण करते हैं। कैसे कम होगी सर? ये बात तो बहुत दिनों से कही जा रही है। जी बिल्कुल, बात बहुत दिनों से कही जा रही है। अब इसमें जो है हमें देखना पड़ेगा कि किसानों की जो उपज है विविधीकरण करने से वो सही दाम पे वो बिक पाए। दूसरे, अगर कोई विविधीकरण किसान करता है तो उस क्षेत्र में उससे संबंधित प्रोसेसिंग की सुविधा भी उपलब्ध हो, वैल्यू एडिशन हो। जैसे कोई किसी क्षेत्र में मान लीजिए सूरजमुखी शुरू करता है उगानी, या मूंगफली शुरू करता है, तो उस फसल से संबंधित प्रोसेसिंग की सुविधा भी उसमें हमें पैदा करनी पड़ेगी। और इस तरह की योजना से उसमें हमें काफ़ी लाभ मिल सकता है, क्योंकि इसमें यंत्र भी दिए जाएंगे, इसमें बीज भी दिए जाएंगे, इसमें खाद भी दिए जाएंगे। तो इस तरह से, और आज नहीं तो कल हमें करना पड़ेगा, क्योंकि पानी भी बहुत कीमती है, पानी की लगातार कमी होती जा रही है, और इस पर भी सरकार ध्यान दे रही है, जिससे किसानों को पानी पे कम खर्चा हो और साथ ही पानी की भी बचत हो। तो इसमें जैसे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है, इस पे सरकार छूट देगी। एनर्जी के लिए आपका डीजल पेट्रोल वगैरह कम लगे तो उसके लिए सोलर पावर सरकार उपलब्ध करा रही है, और इस योजना में भी इस तरह की सुविधा किसानों को दी जाएगी। तो कुल मिला के एक तो फसल विविधीकरण है, दूसरा इस योजना के तहत किसानों को मशीनीकरण की तरफ जो है उनका रुख किया जाएगा, खास करके जो छोटे किसान हैं, क्योंकि छोटे किसान मशीनों से वंचित रहे हैं। इनके लिए हमें छोटी मशीनें निकालनी पड़ेंगी, जिनकी कीमत भी कम हो, जिनकी तेल और एनर्जी की ज़रूरत भी कम हो। तो इस तरह की मशीनें किसानों को इस योजना के तहत दी जाएंगी, उनका विकास भी हो रहा है, और इससे क्या होगा, किसान के धन, श्रम और समय तीनों की बचत होगी। मेरा कुछ ऐसा मानना है। लेकिन डॉक्टर दिनेश, पहले योजनाएं यूं ही तैयार कर ली जाती थी कमरों में बैठ के, लेकिन अब जिनकी लिए बनाई जा रही है उनको ध्यान में रख के बनाया जाता है। किसान आपसे मिलते होंगे, अपनी समस्या भी बताते होंगे, और योजनाएं भी आप देख रहे हैं। ये जितनी भी योजनाएं बन रही हैं, किसानों की मांग के हिसाब से और उनकी जरूरत के हिसाब से बनती दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल, पूरी तरह से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार हो सीधे किसी योजना को लागू कर देती है। वो पहले विचार विमर्श करती है, लोगों के व्यूज लेती है, और जो स्टेक होल्डर होते हैं उनकी भी से होती है। किसानों के माध्यम से कृषि मंत्रालय के थ्रू, हमारे वैज्ञानिकों के थ्रू, जो कृषि के केवी के हैं, बहुत दूर तक फीडबैक इन सब का लिया जाता है, और ज़रूरत के हिसाब से
इस तरह की योजनाओं की शुरुआत की जाती है। लेकिन किस तरह की प्लानिंग इस तरह की योजनाओं को लाने से पहले होती है? कितनी दौर की बैठकें होती हैं? किन किन को शामिल किया जाता है? ये जो उसका पहले का पेपर वर्क है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर दिनेश? इसमें निश्चित तौर पे बहुत तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं। इसमें कंज्यूमर भी शामिल होते हैं, इसमें जो हमारे प्रोड्यूसर हैं किसान वो भी शामिल होते हैं, और जो योजना बनाने वाले हैं पॉलिसी मेकर हैं वो भी होते हैं, और प्रशासन शासन की तरफ के भी लोग होते हैं। हर तरह के NGOs भी होते हैं, प्राइवेट पार्टीज भी होती हैं। सबके व्यू लेके ही इस तरह की योजनाओं को बनाया जाता है। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि सरकार जिस विजन के साथ योजनाओं को बनाती है वो तो एकदम किसानों के लिए होती हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के लेवल पे आके कई खामियां सामने आती हैं। एग्जीक्यूट सही से नहीं हो पाती हैं चीजें, कहाँ लैकिंग है? ये बात आपकी काफ़ी सही है कि भाई एग्जीक्यूट इसको जरूर इस तरह की चीज़ों को हमें स्पीड अप करना पड़ेगा, तभी इस तरह की योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। तेजी से ये योजनाएं लागू हों, और जो संबंधित विभाग हैं, हालांकि ज़्यादातर लोग जागरूक हैं, वो कोशिश करेंगे कि इस योजना को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। तो किसान क्या कहते हैं आपसे जब मिलते हैं, तो भाई ये योजना उन तक क्यों नहीं पहुँच पाती हैं? कई बार ऐसा होता है कि किसान की अनभिज्ञता भी होती है, किसान को पता ही नहीं लग पाता, वो जान ही नहीं पाते कि इस तरह की योजना आई है। नहीं, लेकिन अभी तो आपने कहा कि किसानों के संज्ञान से लेके ही योजना बन रही है। ऐसा नहीं है, इसमें ये होता है कि ज्यादातर किसान जान लेते हैं, लेकिन आपने जैसे पूछा कि कुछ किसान नहीं जान पाते। तो कुछ ही का तो विकास करना है, जो जागरूक है वो तो ठीक ही है, चल ही रहा है, उसको सब पता है। ये जो कुछ वाला है उसको तो बहुत कुछ देना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सरकार इस तरफ से KVK के थ्रू हमारे जो किसान कॉल सेंटर है उनके थ्रू किसानों की हेल्प करने के लिए तैयार है। आपका दूरदर्शन ही आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो जो किसान भी इस योजना के बारे में सुन रहे होंगे तो कम से कम वो तो आज जागरूक हो ही गए होंगे। आज उनको पता लग गया कि प्रधानमंत्री जो धन धान्य योजना है, कृषि योजना है, वो हमारे देश में लागू हो चुकी है। तो क्यों ना उस तरह के किसान जानकारी लें। आज अखबारों में भी इस तरह की योजना पे बहुत लेख आते हैं, तो इस तरह से पढ़ लिख के किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर खेमचंद भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर खेमचंद, इस पूरी योजना में कहा गया भाई ट्रेनिंग भी दिलाई जाएगी, आपको बताया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये ट्रेनिंग किस तरह की होगी, और किसी भी योजना की शुरुआत में या उसके मिडवे में इस तरह की ट्रेनिंग किसानों को मिलना या लाभार्थियों को मिलना कितना जरूरी दिखाई देता है? देखिए, ये पूरा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। अच्छा। जैसे अभी दिनेश जी ने बताया, या जो स्कीम में सरकार का जो स्कीम है उसमें एक बजट में जो 3 चीज़ों पर फोकस किया गया, हमारी दाल वाली फसलें जो है उनको फोकस किया गया, कॉटन मिशन की बात की गई, फल और सब्जियों की बात की गई। तो ये जो पूरा हम जो बात कर रहे हैं कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू होगी और 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, तो ऐसा नहीं कि ये स्कीम कोई हवा में बन के आएगी। जो हमारी ऑलरेडी जो स्कीम अनाउंस की है बजट में, ये उनका इंटीग्रेशन होगा इनके साथ में, कि हमें 100 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे जो सीमांत और छोटे किसान हैं, या जहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है, ज़मीन थोड़ी कमज़ोर है, वेस्टलैंड ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा सिंचाई बढ़ाने की ज़रूरत है, मार्केट को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, प्रोसेसिंग फैसिलिटी बढ़ानी है, तो पूरा एक पैकेज आएगा। और जो स्कीम ऑलरेडी अनाउंस की गई उनको इनके साथ में डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। अब जैसे मैं बताऊं, हम 3 दालों की बात करते हैं। सरकार ने कहा कि हम आज से 10 साल पहले प्रयास किए, हम लोग आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन अभी आगे हमें विकसित भारत की बात करते हैं 2047 में, तो इसकी डिमांड जा रही है आपका 48 मिलियन टन के आसपास। क्या हम उतना प्रोड्यूस कर पाएंगे? तो और आगे जो 2030 में हमारा जो नीति आयोग का जो फोरकास्टिंग है कि लगभग 35 मिलियन टन की जरूरत पड़ेगी, क्या हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे या हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा? तो कुछ दालों में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। अब अभी जो बजट में अनाउंस किया गया, जो किसानों की एक मांग रहती है कि हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारा MSP पर सरकार जो है प्रोक्योर कर ले। सरकार ये कहती है जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वो पैदा कीजिए, हम लोग आपको गारंटी देते हैं। अब इसमें एक दालों की बात की गई, तूर, उड़द और मसूर की, कि आप ये पैदा कीजिए, जितना आप प्रोड्यूस करेंगे आप रजिस्ट्रेशन कराइए नाफेड में और NCDF में, आपका आप 100% प्रोक्योरमेंट कर लेंगे। ट्रेनिंग की आपने बात कही, ट्रेनिंग भी एक पूरा पैकेज का इंटीग्रल पार्ट है। आप कोई भी नई चीज़ लेके आ रहे हैं, फल और सब्जियों की प्रोसेसिंग की बात करें मान लो, और काफ़ी बड़ा युवा वर्ग है जो गांव में है, उसको स्किल नहीं है मान लो कि हमें ये फल और सब्जी तो हमने पैदा कर ली है, मार्केट में किस तरह का उसकी जो पैकेजिंग किस तरह की चाहिए, कैसा वैरायटी चाहिए, कैसी दिखनी चाहिए वो जो है, तो उसके लिए एक स्किल डेवलपमेंट की जो सरकार ने बात की है, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात की गई, और उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात ब्लॉक लेवल तक बात की गई। ये बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर हम नीचे के लेवल पे जाके लोगों को ट्रेन करेंगे। किसान के बच्चे हैं, युवा हैं, उनके अंदर जोश है, जज्बा है, वो लोग अपनी आमदनी बढ़ाना चाह रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ऐसा ना हो कि प्लान करके इधर उधर चले जाएं। हम उनको वहीं ट्रेन करें,
और एक फल और सब्जियों के लिए स्पेशल पैकेज की बात की कैसी ट्रेनिंग होगी, मैं ये समझना, ट्रेनिंग किस बात की होगी? वो ट्रेनिंग होगी आपका एक तो प्रोडक्शन, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन की, जो एक किसान जो परंपरागत तक से खेती कर रहा है और एक मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। एक ट्रेनिंग आपकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की होगी। अच्छा, आपने प्रोड्यूस कर लिया, अब प्रोड्यूस के बाद में उसको जो हम कंज्यूमर हमारा शहर के अंदर जो बैठा है वो किस रूप में उसको चाह रहा है उत्पाद को, जो है तो एक प्रोसेसिंग की बात होती है। जो लेकिंग करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मान लो बड़े सिटीज में लगा दिया प्लांट आपने बड़े स्केल पर, आपको पता लगा कि वहाँ आपका रॉ मटेरियल नहीं अवेलेबल हो रहा आपको, लेकिन छोटे स्तर पर अगर लगाएंगे, अभी त्यागी जी ने जैसे बात की FPO चलाते हैं, आप एक जिले के स्तर पर काम कर रहे हैं, आपके वहाँ पर कोई जैसे मस्टर्ड ऑयल की बात की इन्होंने, आपका ट्रेनिंग दे दी भी, ये मस्टर्ड ऑयल को इस तरह से आप सफाई कीजिए, ये प्लांट लगेगा, इस तरह से आप इसको पैकेजिंग कीजिए, मार्केट में डिमांड मान लो आधा लीटर की है, 1 लीटर की है, तो कैसा उसका एक रूप होना चाहिए। दालों की बात है, दालें आज जो हमें उपभोक्ता जो है उसको नीट एंड क्लीन चाहिए, उसको बिल्कुल भी उसमें गड़बड़ नहीं चाहिए। तो वो अलग अलग जो कंज्यूमर का एक इनकम लेवल होता है, कोई 2 किलो पैकेजिंग है, 1 किलो पैकेजिंग, आधा किलो पैकेजिंग है, कैसी डिमांड है मार्केट के अंदर, और कैसा मटेरियल आपको पैकेजिंग में चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ट्रेनिंग के अंदर, प्रोसेसिंग सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। आज उपभोक्ता बाजार शहरों का बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हमारी जो उम्मीद है उससे आगे बढ़ रहा है। आज जो हम पहले कहते थे कि किसान 80% बाजार जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, किसान उस रफ्तार से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, उसका बढ़ना भी जरूरी है ना सर? हाँ, उसका बढ़ना जरूरी है। इसीलिए इसको फोकस किया गया है कि हमारा टारगेट ये रहे, हम सिर्फ प्रोडक्शन तक ही अपने आप को, किसानों को सीमित नहीं रखें, वो उसके अंदर अपना, जैसे हम कहते हैं 86% हमारे किसान हैं वो छोटे और सीमांत किसान हैं। अब उनके पास में इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो इंडिविजुअल लेवल पर कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगा लेंगे वो लोग। तो हम FPO की बात करते हैं, किसान संगठित हो जाएं, सामूहिक रूप से उनको अच्छा बीज मिले, अच्छी खाद मिले, और जो लोन वगैरह भी उनको FPO मिले। आज इसमें एक जो बात की गई है, जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, महिलाओं की बात भी की गई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की गई है, उनको कैसे हम ज़्यादा उनको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उन महिलाओं के ग्रुप के थ्रू कैसे प्रोसेसिंग में, जैसे हम एक अचार बनाने की सिंपल सी बात करते हैं, बहुत छोटी सी बात है, हमारा बहुत सारा चीज़ वेस्टेज, जो फल और सब्जियां वेस्टेज हो जाती हैं, क्यों नहीं उसको हम अचार में कन्वर्ट कर दें। आज छोटे शहरों में भी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, एक आपको उसमें मार्केट मिलती है उसके अंदर, बशर्ते आपका जो पैकेजिंग है वो एक बड़ी कंपनियों को compete करे वहाँ पर। महिलाएं तो किसी भी काम में बस बेचारी हेल्पर बन के रह जाती है ना सर, उनको वो एग्जिस्टेंस, वो प्रासंगिकता मिल ही नहीं पाती है। अगर महिलाओं को भी इसमें वेटेज मिलेगी तो वो क्या प्रोसेस होगा, क्या कुछ डिटेल इस बाबत आ पाई है? बिल्कुल, जो आपके पहले से स्वयं सहायता ग्रुप चल रहे हैं, नाबार्ड ने भी बहुत सारे बनाए हैं, और उसके अंदर आपको एक आर्थिक मदद भी दी जाती है और ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग भी आपके जो एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू दी जाती है। तो आज काफ़ी सक्सेसफुल केसेज हैं भारत देश में, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है जिसमें जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे उन्होंने ये ट्रेनिंग लेने के बाद में ऐसे प्रोसेसिंग जो करने के बाद में ऐसे प्रोड्यूस बनाए हैं। आप एक डिजिटल मार्केटिंग की बात भी इसके अंदर की गई है। आज दिल्ली में बैठा हुआ जो उपभोक्ता है वो कोयम्बटूर से, पांडिचेरी से, वेस्ट बंगाल से शहद की बोतल मंगा रहा है, उसको विश्वास हो गया कि FPO मान लो, तब सुंदरवन एक जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ आपका जो है जो शहद है उसकी कहते हैं क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, वहाँ कोई FPO का वो फेमस हो गया, तो ऑनलाइन अमेजोन में जाके किसी भी वेब आपका साइट में, डिजिटल साइट में जाके वो प्रोक्यूर कर रहा है, जो उपभोक्ता जो प्रोक्यूर कर रहा है। तो ऐसे करके हमें ये आइडेंटिफाई सर, लेकिन ऑनलाइन में मिलने वाला माल जो उपभोक्ता को मिल रहा है उतना किसान को भी मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए आपका जब एक सेल अगर आपका स्टार्ट होगा, स्केल जब बढ़ेगा आपका, जैसे ही आपका स्केल बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी आपकी, तो पीछे नहीं सर, एक छोटा सा उदाहरण है सर, उत्तराखंड की एक दाल होती है गहत की दाल, उसको मैंने किसी ऑनलाइन साइट से मंगाया जो मुझे 500 रुपए किलो मिली, और वही दाल की कीमत उत्तराखंड में 50 से 100 रुपए किलो की है। सर, ये 400 रुपया मैंने दिल्ली में बैठ के तो ज्यादा चुका दिया, लेकिन जिस किसान ने उसे पैदा किया और जो वहां तक पहुंचाया उसको वो पैसा मिला क्या सर? इसीलिए इस स्कीम में एक बात की गई कि हम जो ये प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं इसको ब्लॉक लेवल तक लोगों को तैयार करें, इसके अंदर ज़्यादा FPO बनाएं, जिससे कि हमारा जो ये बीच का जो गैप है, जो वैल्यू चेन में गैप रह जाता है कि एक 500, जैसे आपने उदाहरण दिया 500 रुपये की दाल शहर में बिक रही है, वहाँ 50 रुपये किलो मिल रहे हैं, उस गैप को कम किया जाए और छोटे लेवल पर जहाँ प्रोडक्शन सेंटर्स हैं वहाँ का ब्रांड तैयार किया जाए, मार्केट का ब्रांड तैयार करें कि यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा फेमस है। इसका एक, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं हम लोग, तो वहाँ उनको फायदा मिले। जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, राजस्थान का एक श्री गंगानगर जिला है, पंजाब का फिरोजपुर जिला आसपास में, वहाँ कीनू प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है।
तो उसको एक ब्रांड क्रिएट किया गया। वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आए, उन्होंने उसको एज ए ब्रांड उसको फैलाया साउथ के स्टेट्स के अंदर, बगल में बांग्लादेश है, नेपाल है, इंग्लैंड के अंदर उसको पॉपुलराइज किया। आज आप जो बात करते हैं, जो किसान पैदा कर रहा है और जो उपभोक्ता को मिल रहा है कि दिल्ली की मंडी में आता है, अब ज़्यादा गैप नहीं है उसके अंदर। किसान को भी काफ़ी बड़ा शेयर उसके अंदर, जो एक पैकेट आप लेते हैं 10 किलो का पैकेट जो बाजार के अंदर आ रहा है, किलो का बॉक्स आ रहा है या 5 किलो का आ रहा है, किसान को भी उसमें 70-80% शेयर मिल रहा है अभी। और पहली वाली बात नहीं रही, उसमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी है। अब वो जो बाहर की कंपनियां हैं वो ग्रामीण लेवल तक जाने लगी हैं, बहुत सारे छोटे लेवल पर FPOs आ गए हैं जो अच्छा। ठीक है सर, इस बात को मैं समझूंगा आपसे। अविनाश भी मेरे साथ है। तो अविनाश, वित्तीय सुरक्षा सबके लिए बहुत जरूरी है, चाहे हम हो, चाहे किसान हो, या फिर कोई भी और काम करने वाला हो। वित्तीय सुरक्षा, और जिसका सर जिक्र कर रहे थे कि अब चीजें बदल गई हैं, क्या वाकई किसानों को उनके हिस्से का हक वो मिल पा रहा है? और इस योजना से अगर हम इसे एसोसिएट करते हैं तो क्या इस बाबत भी इस योजना के तहत कोई काम होगा कि बाजार का दाम किसान की जेब में उतना ही जाए जितनी उसकी वक़्त है? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, किसानों को वो भाव नहीं मिल पा रहा है जो उपभोक्ता खरीद रहा है ना। जैसे इस समय आप देख लीजिए कि मार्केट में टमाटर का रेट जो है वो 30 से 40 रुपए किलो है, लेकिन हम खुद देख रहे हैं और अखबारों में भी प्रकाशित हो रहा है कि 2 रुपये 5 रुपए किलो टमाटर किसानों को उनका मूल्य मिल पा रहा है। तो ये गैप तो हमेशा रहेगा तब तक। देखिए, किसान क्या करता है, किसान पहले हम मार्केट के तौर तरीके को समझ लेते हैं 1 मिनट में। होलसेलर जो है वो होलसेल में खरीदता है और रिटेल में बेचता है और प्रॉफिट कमाता है। किसान क्या करता है, खरीदता तो वो रिटेल में है, जैसे यूरिया और सारे बीज वो रिटेल में खरीद रहा है और बेच रहा है अपने प्रोडक्ट को होलसेल में। उल्टा हो रहा है यहाँ पे, तो उसको प्रॉफिट वहाँ पे मिल नहीं पाएगा। इसीलिए केंद्र सरकार का और बाकी जितने भी ये स्कीम्स हैं उनमें बार बार ये फोकस किया जा रहा है कि किसान ना सिर्फ उत्पादन करें बल्कि उसकी शॉर्टिंग करें, उसकी प्रोसेसिंग करें, पैकेजिंग भी कर लें अगर तो और भी बहुत बढ़िया है। और उनके जो खेत हैं उनसे निकटतम दूरी पर ये कुछ ऐसे जो संयंत्र स्थापित किए जाए जहाँ पे उनके प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग हो सके, पैकेजिंग हो सके, छोटे छोटे पैकेट्स करके और फिर मार्केट में जाए जिनसे किसानों का फ़ायदा हो। अब PM धन धान्य जो कृषि योजना है इस पे हम आते हैं। इसमें भी आइडेंटिफाई किया गया है, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, इसमें डेयरी और फिशरीज़ जैसे जो सेक्टर्स हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करने की बात की गई है। और इनके सफलता को लेके मैं थोड़ा ज़्यादा आश्वस्त इसलिए हूँ क्योंकि जब भी किसानों के लिए योजना बनती है ना तो एक अम्ब्रेला स्कीम होती है, लेकिन इस बार ये जो 100 ज़िले हैं इनके लिए अलग से फंड की व्यवस्था की गई है। और जब किसी भी स्कीम के लिए अलग से फंड की व्यवस्था की जाती है तो वो इंश्योर होने लगता है फिर कि वो फंड खर्च हुआ या नहीं, और फिर उसकी पूरी मॉनिटरिंग होती है कि ये कहाँ खर्च हुआ और उसका क्या आउटकम निकला। लेकिन फंड्स का होना, उसका उपयोग होना, दोनों एक ही बातें हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये हो जाता है जब आप डेडिकेटेड फंड किसी चीज़ के लिए लेके आते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कि हमने फंड खर्च किया या नहीं किया, और नहीं या किया तो हमारा उसका आउटकम कितना निकला, वो यूजफुल है भी या नहीं है। अब देखिए, जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स का कि जहाँ पे दिक्कत आ रही है, हम इसे अगर एक शरीर के तरीके से समझें, हमारा शरीर है और किसी पर्टिकुलर एरिया में परेशानी हो रही है, तो हम तो एक व्यायाम करते हैं कि हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन एक उस पर्टिकुलर अंग के लिए जब हम कुछ काम करते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना शुरू करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका उस तरफ भी फ़ायदा होता है। तो इसी तरीके से अगर हम आइडेंटिफाई करके 100 ज़िलों को, और उसमें भी जैसे लखपति दीदी योजना को भी इसमें समाहित किया गया है, इसमें महिलाओं के लिए तकनीकीगत जो हस्तक्षेप हैं उनको बढ़ाने की कोशिश की गई है। किस तरीके से? उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, आप सोचिए अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे देश में बहुत नई है, जो बड़े बड़े किसान हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इन पिछड़े ज़िलों की महिलाओं को ड्रोन टेक्नोलॉजी से ट्रेन करने की और उसके लिए सब्सिडी देने की उनकी बात चल रही है कि वो खेती करें और उस पर अगर स्प्रे करना है, कीटनाशकों का स्प्रे करना है, तो ड्रोन जो ट्रेन महिलाएं हो रही हैं उनको अपने खेत तक किसान लाएंगे या नहीं लाएंगे, ये भी एक बात है ना। वो ट्रेनिंग पाके क्यूब्ड हो गई, ठीक है हम स्प्रे कर देंगे, चला देंगे, लेकिन किसान उनको लाए भी तो अपने खेत पे। अच्छा बताइए, किसान को अगर स्प्रे करानी है तो पुरुष को लेके आए या महिला को लेके आए, उसमें क्या उसे क्या फायदा होगा? पहली चॉइस क्या होती है? ईमानदारी के साथ बताना, पहली चॉइस क्या होती है?
अगर ड्रोन पुरुष चला रहा है या महिला चले, पहली चॉइस क्या रहेगी उसकी? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर महिला को आपने सब्सिडी दे दी और उसकी लागत कम आ रही है, मैं पुरुष हूँ, एक महिला भी है और दोनों सर्विस प्रोवाइडर है, और जिसको सरकार की तरफ से सब्सिडी प्राप्त है और उसका जो सर्विस कॉस्ट आ रहा है वो कम आ रहा है, तो मैं किसे चुनूंगा? लेकिन किसान को भी तो अवेयरनेस हो कि भाई ड्रोन से दवाई छिड़कने में मुझे ज्यादा फायदा है। मार्केट में जब आप किसी भी फील्ड में होते हैं तो उनको पता लगने लगती है कि किस चीज की कीमत ज्यादा है और किस चीज की कीमत कम है, उन्हें क्या लेना है। आपको लगता है कि किसान इस बारे में अवगत नहीं है कि कौन सा बीज, कौन सा महंगा बीज है, कौन सा बीज की किस्म सस्ती है, किससे ज्यादा उत्पादन है, किससे कम है, क्या किसानों को ये पता नहीं है? तो ये ऐसा होता तो डीएपी को लेके इतनी किल्लम किल्ली होती। और ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि स्कीम में ये भी प्रावधान किया गया है कि जो पंच और ब्लॉक स्तर पे स्टोरेज और यूरिया उत्पादक सेंटर्स बनाए जाएंगे, ताकि जो फसल के टाइम में यूरिया की किल्लत होती है उससे भी किसानों को समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इसकी मॉनिटरिंग, और सिर्फ ये नहीं कि एक होली काऊ जैसा हम देखें इस स्कीम को, हमें देखना पड़ेगा। अभी तो इसके बारे में और बहुत ज़्यादा विस्तार से चीज़ें नहीं आई हैं और कहा गया है कि चरणबद्ध तरीके से होगा। तो हमें ये देखना होगा कि सरकार सबसे पहले इस स्कीम में लोग जो क्वालिफाई हो रहे हैं उनको शामिल करने की क्या प्रक्रिया अपना रही है और कैसे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम पेपर पे भी इस स्कीम को देखें तो ये लगता है कि स्पेसिफिकली अगर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करने और उसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है और उसके लिए अलग से फंड की व्यवस्था की गई है, तो ये और जो स्कीम्स होती हैं उससे थोड़ा एज होता है, इससे फ़ायदा होने के आसार हैं और ज़्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन ये इसी पे निर्भर करेगा कि सरकार किस तरीके से उस पर आगे बढ़ रही है। जैसे अभी डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड इशू करने की बात हो रही थी, तो इन सारी चीज़ों को देखिए, ये बड़ी पीछे से प्रक्रिया चलती आ रही है। ऐसा नहीं है कि अचानक से एक स्कीम लागू कर दी गई है। तो ये चरणबद्ध तरीके से हो रही हैं। कई सारी स्कीम्स हैं जिनको मिला के एक हो रहा है और इसका फायदा मिलेगा। जैसे इस योजनाओं में पीछे से बहुत कुछ हो रहा है, ऐसे पीछे कान पे मेरे भी एक आवाज आती है कि मुझे ब्रेक लेना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आप सच के साथ देख रहे हैं और आज ये कार्यक्रम देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जल्द लौट रहा हूँ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ में जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो सच के साथ आप देख रहे हैं और सच के साथ में आज हम बात कर रहे हैं पीएम धन धान्य कृषि योजना की। बहुत सारी बातें हो चुकी है, आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए, इसको अब ध्यान से देखिएगा। ललित जी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर एफपीओ के। ललित जी, संगठित होना कितना जरूरी है? योजना कोई भी हो, किसानों को संगठन के स्तर पे मजबूत करना कितना जरूरी है? आपका अनुभव क्या कहता है किसी भी योजना के सफल होने के पीछे? बिल्कुल सही कहा आपने घनश्याम जी। और जैसे आप देखेंगे कि 92 से नाबार्ड ने एसएचजी प्रोग्राम चलाया और भारत सरकार ने फिर उसको अडॉप्ट किया NRLM के तहत जी। और अभी माननीय प्रधानमंत्री 10,000 FPO देश में काम कर रहे हैं। तो संगठन
आज की तारीख में सबसे बड़ी शक्ति है। और जो हम देख रहे हैं, जैसे आपने बात कही महिलाओं के रोजगार की, जो हमारी FPO के माध्यम से समूह की महिलाएं उद्यमी बन रही हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उसका आपको उदाहरण देखना है तो मैं आपको बताऊंगा कि मसाले, तेल, आटा, दालें, ये जो महिलाओं का काम है जो उपभोग करते हैं, उसकी क्वालिटी भी उन्हें इंश्योर करनी है। तो आज ग्रुप में काम करके बहुत सारी महिलाएं मसाला उत्पादन, तेल उत्पादन और उसकी पैकेजिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, यहाँ तक बिक्री तक कर रही हैं। ये सब हुआ समूह के माध्यम से। और समूह की स्थापना एक संगठन है, एक डेमोक्रेटिक संस्था है छोटी सी, और बैंक में खाता खुल जाता है। नाबार्ड ने इसकी स्थापना करी और आज हमारे समूह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारी लखपति दीदी समूह के माध्यम से। ड्रोन की जो आपने बात की, तो 2 बातों में आपको बताना चाहूँगा। जो उसका व्यावहारिक पक्ष है, गन्ने की खेती में जब जुलाई में टॉप बोरर आता है तो कोई मशीन काम नहीं करती, अच्छा, स्प्रे नहीं हो पाता, और उसमें चोटी भेदक आता है और गन्ने की फसल वहीं रुक जाती है उसका विकास। लेकिन ड्रोन के माध्यम से हमारे क्षेत्र में इस बार स्प्रे हुए हैं, तो वो कीड़ा ड्रोन के जो स्प्रे किया हो, क्योंकि हाइट पर गन्ना पहुंच जाता है, तो उसमें कीड़ा उसको मार गया। किसान इस बात को जान पा रहा है, किसान इस बात को जान पा रहा है, समझ पा रहा है और उपयोग कर पा रहा है, फिर उसका फायदा ले पा रहा है। हाँ। दूसरी बात मैं कहूँगा आम के पेड़ में, क्योंकि बुलंदशहर में देखेंगे आप, जहाँ जहाँ आम के पैचे शाहजहाँपुर में है, हसनपुर में है, तो आम का पेड़ काफ़ी बड़ा होता है और वहाँ तक किसान दवाई का स्प्रे नहीं कर पाता। लेकिन ड्रोन के माध्यम से वो स्प्रे हो रहे हैं, और जो लखपति दीदी और ड्रोन जो बांटे गए महिलाओं को, तो उनका उपयोग हो रहा है, उसको उनकी आमदनी बढ़ रही है और किसान की जो फसल है वो अच्छी हो रही है। तो जो उसका व्यावहारिक पक्ष है वो हमको देखना है। सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है ड्रोन के माध्यम से, क्योंकि गन्ने में और आम में ये हमने देखा फायदा हुआ है। दूसरी बात मैं कहूँगा जो सबसे बड़ी इसकी उपलब्धता है कि ग्रुप में काम करने में जो बायो कंट्रोल लैब है, जो इस योजना के अंतर्गत बनेंगी ब्लॉक स्तर पर, उसमें आप देखेंगे कि जो हमारा पोलियो प्रोग्राम से अगर हम सीखेंगे, तो भारत ने पोलियो प्रोग्राम को के माध्यम से पोलियो ख़त्म किया। उसका सबसे बड़ा कारण था सप्लाई चेन और कोल्ड चेन मेंटेन करना। यही हमारी बायो कंट्रोल लैब में जो हमारे बनते हैं, ट्राइकोग्रामा कार्ड, बिवेरिया बेसियाना, मेटाराइजियम, एजिटोबैक्टर, PSP, अगर थोड़ा सा विज्ञान समझेंगे इसका, कि हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन पड़ा हुआ है यूरिया के माध्यम से, बहुत ज़्यादा फास्फोरस पड़ा हुआ DAP के माध्यम से, लेकिन बैक्टीरिया ना होने के कारण वो उनको मिल नहीं पा रहा। जो यूरिया खाद है वो चल खाद है, वो चल के पहुंच जाता है, लेकिन जो फास्फेटिक खाद है वो स्थिर हो जाते हैं। तो एक PSB बैक्टीरिया आता है जो हमारी बायो कंट्रोल लैब में बनता है, उसे हम उर्वरक में मिलाकर मिट्टी में मिलाते हैं, तो जो हमारे यहाँ फिक्स हुई फास्फेटिक है वो पौधों को मिलने लगती है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो फास्फोरस की डिमांड है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम बहुत सारा फास्फोरस इंपोर्ट करते हैं, तो विदेशी मुद्रा बचती है। और जो ब्लॉक स्तर पर हमारी बायो कंट्रोल लैब बनेगी, समूह की महिलाएं दीदियां उनको संचालन करेंगी, तो उसका गणित समझ जाएंगी, उसका विज्ञान समझ जाएंगे, और उसका खेतों को फायदा होगा और हमारी मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। ठीक है, एक छोटा सा सवाल, उसका छोटा ही जवाब। जी। खेत से बाजार की दूरी किसान की क्या इसके बाद कम होती दिखाई दे रही है? बिल्कुल कम होती दिखाई रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा बाजार है और गांव भी बहुत बड़ा बाजार है। उसका उदाहरण आप देखोगे, अमूल का दूध आज गांव-गांव में पहुंच रहा है, घर घर पहुंच रहा है, और जो हमारे कोका कोला, पेप्सी हैं वो घर घर तक पहुंच रही हैं। तो उन कंपनियों ने समझ लिया है कि गांव भी बहुत बड़ा बाजार है। तो हमने अपने समूह की महिलाओं से, जो नाबार्ड के द्वारा बनवाए गए, FPO बनवाए गए, ये कहा कि सबसे पहले आपका बाजार आपका घर है, आपका गाँव है, आपका रिश्तेदार है। जब वहाँ आप उन्हें अच्छे सामान पहुंचाओगे, उनको स्वाद अच्छा लगेगा, तो डिमांड उसकी बढ़ रही है। नहीं सर, इन बड़ी कंपनियों का माल तो पहुंच रहा है गांव में, लेकिन किसान का माल बाजार तक पहुंच रहा है और सही मिल पा रहा है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। किसान का माल गांव तक पहुंच रहा है, गांव से बाजार भी आ रहा है। और आज हमारी बहुत सारी महिलाएं ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अमेजन के माध्यम से और ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के माध्यम से वो अपना माल बेच रहे हैं। किसी कंपनी का नाम कोट मत करिए प्लीज। हाँ जी, वो अपना माल बेच रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो ये तरक्की धीरे धीरे हो रही है, और अब घर घर मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है, तो इस पे ऑर्डर भी उनके आते हैं, ग्रुप बने हुए हैं और वो उसको पहुंचाते भी हैं। ठीक है सर। डॉक्टर दिनेश हमारे साथ हैं। डॉक्टर दिनेश, असल में आय बढ़ाने का सबसे बड़ा टास्क हमेशा से है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी, और किसानों के लिए भी, और सरकार का दावा भी है। आय दोगुनी या तिगुनी या फिर जो है उससे बढ़ती हुई नजर आती है क्या इस योजना के बाद? क्या ये कॉन्सेप्ट वहां पे आपको एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई देता है? जी बिल्कुल। देखिए, जो किसान इसमें 100 जिलों के सेलेक्ट किए जाएंगे, लिए जाएंगे, निश्चित तौर पे सरकार का यही उद्देश्य है इन 100 गांवों को सेलेक्ट करने का, कि इनमें जो किसान हैं हमारे सीमांत और लघु किसान, उनकी आमदनी बढ़ाई जाए।
अच्छा। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि ये जो 100 जिलों के किसान हैं इनकी आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि इनको तकनीकी ज्ञान मिलेगा, इनको इनपुट और आदान मिलेंगे और ये अच्छे से अपनी खेती कर पाएंगे। और साथ ही साथ जहाँ प्रोसेसिंग की बात है तो ये किसान प्रोसेसिंग में भी निश्चित तौर से पिछड़ रहे होंगे, तो इनको अपने उत्पाद का जो समृद्धिकरण है, जो वैल्यू एडिशन है, वो भी इनको सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनको बाजार के बारे में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा। इनको पता लगेगा कि अपना माल कैसे बेचा जाए, और साथ ही साथ जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो ये यूज़ करते हैं आदान, उनकी जो एफिशिएंसी है, जो दक्षता है, वो भी इनको बढ़ाई जाएगी। खास करके जैसे माइक्रो इरिगेशन की बात है तो कम पानी लगा के अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। इसी तरीके से इन किसानों को बताया जाएगा कि उर्वरक की उपयोग दक्षता कैसे बढ़ाई जाए, उससे भी इनको लाभ मिलेगा। फसल विविधीकरण पे यहाँ जोर दिया जाएगा, उससे लाभ मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अच्छी गुणवत्ता के बीज हैं वो इन किसानों को ज़्यादातर फ्री दिए जाएंगे। अच्छा। अगर ये एक मिसाल बन गए 100 गांव हमारे, तो इन्हें देख के और भी जो पिछड़े हुए गांव हैं, जो पिछड़े 100 किसान जिले हैं, सर 100 जिले, कोई बात 100 जिले जो है हमारे, इनको देख के जो दूसरे किसान हैं वो भी एक तरह का इंस्पायर होंगे उससे, और वो भी अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। लेकिन सर, सब्सिडी की बैसाखी को कई बार बड़ी आलोचना सहनी पड़ती है, तो क्या माना जाए उस बैसाखी को हटा के किसान को उसके पैर पे खड़े करने की योजना का नाम PM धन धान्य कृषि योजना है? जी देखिए, जहाँ तक सब्सिडी की बात है, एक बहुत ही बड़ा विषय है, लेकिन अभी हमारे किसान को निश्चित तौर पे सब्सिडी की ज़रूरत है। अच्छा। क्योंकि उसकी जो आमदनी वगैरह वो अगर हमें उसे बढ़ानी है तो इस तरह की छूट अभी हमें जारी रखनी पड़ेगी। खास करके जो आदान है हमारे, जैसे उर्वरक की बात करें या और भी अन्य हमारी मशीनरी पे सब्सिडी आती है, इरिगेशन सिस्टम पे आती है, इस सब को अभी जारी रखना पड़ेगा जब तक कि किसान का आर्थिक स्तर ऊपर नहीं आता है। ठीक है। डॉक्टर खेमचंद, असल में जब हम इस पूरी योजना को समझते हैं तो फिर जहन में आती है ABP यानी कि आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। क्या ये उसी का एक्सटेंशन है, और क्या उसकी सफलता को देखते हुए इसका जो दायरा है थोड़ा सा बढ़ाया गया है? क्या वहां ऐसा नहीं हो पा रहा था कि इसको पूरा करने के लिए इस योजना को लाया गया? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो पहले 2018 में प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो काफ़ी एक वृहद बहुत बड़ी योजना थी, काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर थी। अब यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं एग्रीकल्चर और जो सब्सिडरी हमारी जो स्कीम्स हैं, डेयरी है, मछली पालन है, और इसमें काफ़ी चीज़ें जोड़ी गई हैं। जैसे अभी दिनेश जी ने कृषि विविधीकरण की बात की, अगर हम पूरे क्रॉप्स के डेटा उठा के देखें, अगर कुछ ही एक ही फसल के ऊपर फोकस है उस जिले का, और कुछ क्लाइमेट चेंज जैसे हो रहा है और वो फसल बर्बाद हो गई, तो किसान की आय एकदम से कम हो जाती है। इसलिए हम उसमें डाइवर्सिफिकेशन विविधीकरण की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया, दूसरा जो हम दालों पर फोकस कर रहे हैं, ऑयल सीड की तरफ फोकस करें, क्योंकि ये ऐसे एरियाज हैं जो हमारे मेनली रेन फेड एरियाज हैं जिसमें ये फसलें फोकस जाता है। हमारे दालों का, तेल वाली फसलों का फोकस भी आता है इसके ऊपर। कॉटन भी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। फल और सब्जियां भी, जिसके अंदर ज़्यादा तेज़ी से आप किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं, कैश क्रॉप्स हैं ये जो। तो एक ओवरऑल सरकार पैकेज लेके चल रही है कृषि विविधीकरण का, और पूरा पैकेज जिसके अंदर आपका ज़मीन की बात भी हो रही है, सिंचाई की बात भी हो रही है, उनका अगर किसान के पास में ये सब करने के लिए पैसा नहीं तो क्रेडिट की बात होगी। स्पेशल किसान क्रेडिट कार्ड जैसे बजट में हमने देखा 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख सीमा कर दी गई उसकी, वो ज़रूरत उसकी पूरी होगी। फिर हमारे जो FPO की बात की, वो फोकस इन जिलों पर होगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक हम वर्किंग में FPOs को लेके आए। महिलाओं की बात करते हैं कि इन जिलों से क्या होता है, माइग्रेशन भी ज़्यादा होता है। जो हमारा जो युवा वर्ग है वो छोड़ के एक दूसरे एरिया में कमाने के लिए चला जाता है, तो युवा वर्ग का माइग्रेशन रोका जाए, उनको यहीं पर ही ट्रेनिंग दे के स्किल उनका इम्प्रूवमेंट करके कैसे प्रोसेसिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करके वो अपना एक कमाई का जरिया उनका हो जाए। फिर एक FPO की बात करके मार्केटिंग की बात की गई, डिजिटल मार्केटिंग की बात की गई। अभी जैसे त्यागी जी ने बताया, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप विश्वास नहीं करेंगे, छोटी छोटी जगहों से FPO के जो उत्पाद हैं वो कितने मार्केटिंग आपके डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स हैं जिसके थ्रू उपभोक्ता एक बहुत बड़ा शहरी वर्ग जो है वो खरीदारी कर रहा है इसके अंदर। तो मेरा निश्चित रूप से मानना है, अभी ये स्कीम जो है एक पाइपलाइन के अंदर है, अनाउंसमेंट हो गया है। इसकी बारीकियां अभी डिटेल में वेबसाइट में आ जाएंगी, जिसके अंदर किसान इसके अंदर जो 100 जिलों में सीधा रजिस्ट्रेशन कर सकता हो। हम जो हालांकि आज हमने काफी विषयों को इस पे बात कर ली है,
कुछ जानकारी तो पहुंच गई है आज किसानों हाँ, तक। तो डिजिटल मिशन के अंदर आज हर किसी के पास मोबाइल है, जब वो रजिस्ट्रेशन करेगा जी तो उसमें बेईमानी होने की चांस भी कम होंगे, ज़्यादा किसानों को इससे फायदा होगा। ठीक है सर। अविनाश जी भी मेरे साथ है। तो अविनाश, जो हम अभी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की और आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बात कर रहे थे, उसमें रैंकिंग भी देने का प्रावधान है और बीच में कुछ रैंकिंग भी दी गई, डेल्टा रैंकिंग उसे कहा गया, अगर मैं जो भी सही से याद आ रहा है तो क्या इसमें भी इस तरह की कोई रैंकिंग होगी, कोई इनाम दिया जाएगा, कोई प्रोत्साहन होगा? कुछ डिटेल इस बाबत हमारे पास है क्या? नहीं, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी तो उनकी वेबसाइट पे नहीं दी गई है और ना ही सरकार की तरफ से जारी की गई है, लेकिन जो प्रोत्साहन है वो तो है ही है। अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं, एडिशनल उनको कोई सुविधा प्रदान कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से उनके लिए वो है, अतिरिक्त उनको सुविधा ही है। तो ये तो है, लेकिन ये बात हमें ध्यान रखना होगा कि जिस तरीके से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है और ये कहा गया है कि इससे 1.7 करोड़ किसानों तक पहुंचा जाएगा, यानी 100 जिलों में अगर 1.7 करोड़ यानी कि लगभग 1.7 लाख हर डिस्ट्रिक्ट से किसानों को इसमें चुना जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है और इसमें मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कोई भी किसान जो इस स्कीम के लिए पात्र होगा वो छूट पाएगा। एक जिले से अगर 1.7 लाख किसान ऑन एवरेज अगर उनको सेलेक्ट करना है, तो सभी तरीके के किसान इसमें शामिल हो पाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर किसी तरीके का प्रोत्साहन उनको दिया जाएगा तो ये ADP के ही तर्ज पर ही होगा कि उनको एक तरीके से प्रोत्साहित ही किया जा रहा है। अगर उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है, अतिरिक्त ट्रेनिंग दी जा रही है उन्हें, और हम सबको पता है कि क्रेडिट लिमिट भी बढ़ गई है, तो अगर और उन्हें ये भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अगर वो दाल का उत्पादन कर रहे हैं तो 4 साल तक जो सरकार है वो उनके 100% दाल के उत्पादन की खरीदी भी कर लेगी। तो एक किसान को इससे ज़्यादा सुरक्षा क्या चाहिए कि एक तो वो जो नई चीज़ का उत्पादन करना चाहता है उसमें सरकारी सहायता भी मिले, प्रशिक्षण मिले, सब्सिडाइज बीज मिल जाए, तकनीकी मिल जाए, और जो वो उसका उत्पादन हो रहा है वो 100% खरीद भी ली जाए। तो किसान एक तो सबसे पहले वो सिक्योर हो जाता है। जब किसान, देखिए, किसान सिर्फ धान या गेहूं क्यों उत्पादन करना चाहता है, क्योंकि MSP पे बिकने की गारंटी होती है। हालांकि कुछ ही राज्यों तक है इसका फ़ायदा, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि ये चीज़ें बिक जाएंगी। जब उनको ये आश्वासन मिलने लगता है कि वो जो भी उत्पादन करेंगे वो बिक जाएगा, तो फिर वो पूरी तरीके से उसमें लग के करते हैं। और कृषि धन धान्य, ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, इसमें फसल विविधीकरण पे अलग से जोर दिया गया हुआ है। तो ये कई सारी जो योजनाएं हैं उनको सम्मिलित करके इन 100 जिलों तक केंद्रित करने की ये योजना है। मुझे लगता है कि इसके सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं बनस्पत की, जब हम एक अम्ब्रेला स्कीम लेके आते हैं। ठीक है, तो हाँ सर समय कम है सर, जल्दी से 30 सेकंड में बोल पाएंगे तो बात। जो इंश्योरेंस कवर की बात की, इंश्योरेंस कवर में भी सब्सिडाइज करने की बात की गई, जिससे ज़्यादा किसान अपने फसल का जब नुकसान होता है तो उसको भरपाई हो सके। चलिए सर, बहुत सारी बातें जो आज सामने निकल कर आई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें आप तक जरूर आज पहुंचूंगी। समय इतना ही, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में आने के लिए, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर सच के साथ को समेटना है, अगली मुलाकात तक के लिए, अगली मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना है। थोड़ी देर में इस पूरे कार्यक्रम का लिंक YouTube पर भी आप देख सकते हैं। कोई सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं तो वहां अपने कमेंट सेक्शन में जाके वो सवाल छोड़िए, हमारे एक्सपर्ट उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए DD किसान, मंगलवार और गुरुवार शाम 6 बजे। ध्यान रखिएगा। नमस्कार।